डॉक्टर आदित्य, मैंने लिपिड प्रोफाइल कराया अपने, और वो ना 170 से ज़्यादा बता रहा है। एक एलडीएल करके चीज़ है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। कोलेस्ट्रॉल तो ठीक ही लग रहा है मेरे को, बट जो एलडीएल है मेरा वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 170 के आसपास आ रहा है। तो मैंने खाने पीने का भी सारा परहेज कर लिया है, पहले 2-3 बार पहले भी कराया है, लेकिन ये चीज़ घट नहीं रही है। तो क्या मेरे को दवाई शुरू करनी चाहिए? देखो सर, ऐसा है कि एलडीएल तो ज़्यादा है, और आपको एक चीज़ बता दूँ, ये सबसे खतरनाक टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है। ऑल्दो आपका एलडीएल बहुत ज़्यादा है, आपको कोई रिस्क नहीं है हार्ट से रिलेटेड, तो अभी हम छोटे डोज की स्टैटिन्स, जो बड़ी अच्छी दवाई है, उसको शुरू करेंगे। ये बहुत ही अच्छी दवाई है, आपको इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो स्टैटिन जो होती है, ये एक बहुत ही अच्छी क्लास ऑफ ड्रग है। और जिस तरह इंडिया में पैरासीटामोल मिलेगी, जैसे आप इंडिया के किसी भी गांव में जाएंगे तो वहाँ पे आपको शायद हो सकता है खाना ना मिले, लेकिन पैरासीटामोल होगी। वैसे ही यूएस में जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क है वो इतना ज़्यादा है, आपको इस स्क्रीन में दिख भी रहा होगा कि इवन हाफ ऑफ मिनट में एक डेथ होती है ड्यू टू सीवीडी। तो वहाँ पे स्टैटिन्स का रोल बहुत ज़्यादा है। तो स्टैटिन्स का सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम नहीं होता, है ना। इसका काम बहुत अलग अलग काम होते हैं। एक तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज होता है उसको इनहिबिट करता है, जिससे क्या रहता है, जो एलडीएल है और वीएलडीएल है, इवन ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल, उसको नॉर्मलाइज करता है। और एक और एड ऑन इफेक्ट है कि एचडीएल भी बढ़ाता है। लेकिन एलडीएल कम करने के अलावा, ट्राइग्लिसराइड कम करने के अलावा और एचडीएल बढ़ाने के अलावा इसके और भी बहुत अच्छे अच्छे यूजेस हैं। जैसे ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करता है, एंटी एग्रीगेंट इसको यूज़ कर सकते हैं, एंटी कोगुलेंट यूज़ कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है ये, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है प्लैक जो होता है ना, जो आर्टरीज होती हैं उसमें जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ना, फिर उससे क्या आता है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं उसको स्टेबलाइज करने के अभी ये काम करता है, प्लैक स्टेबलाइजेशन, ठीक है, ताकि जो आपके हार्ट अटैक की रिस्क है वो कम हो जाए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ड्रग है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात आती है या कन्फ्यूजन आती है कि हमें पता नहीं होता स्टैटिन शुरू कब करने हैं। तो इसका बहुत ही एक सिंपल, वैसे तो बहुत इसके स्टडीज़ हुई हैं, जैसे हार्ट की डिजीज़, फ्लेमिंगम हार्ट स्कोर वगैरह निकालना पड़ता है, उस हिसाब से हमें रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करनी पड़ती है, उस हिसाब से हम स्टैटिन्स डालते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में एक चीज़ बताऊंगा। अगर किसी पेशेंट को हार्ट की डिजीज़ नहीं है, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको हार्ट की डिजीज़ नहीं है, कोई भी उसको एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है नहीं है ना, क्लिनिकल उसको नहीं है, तो और उसका एलडीएल 140-50 से ज़्यादा रह रहा है, लेकिन 190 से कम रह रहा है ना, तो हम उसमें मॉडरेट इंटेंसिटी स्टैटिन्स डालते हैं। थैंक यू एवरीवन। तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह की हम सीरीज़ बनाएंगे, है ना, ओपीडी से रिलेटेड सीरीज़ बनाएंगे ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो, है ना। क्योंकि बुक्स तो बहुत कुछ लिखती हैं, बट एग्जैक्टली जब आप ओपीडी में कोई पेशेंट आता है आपको समझ नहीं आता, या आपके घर वाले कोई आपसे पूछते हैं कि इस लेवल पे, इस एलडीएल लेवल पे दवाई शुरू करनी है नहीं करनी, या आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ लगेंगी। और कुछ आपको नया पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत सी ऐसी क्लासेस है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स की जो मैंने नहीं इंक्लूड किया, वो अलग तरह के केस में इंक्लूड करेंगे। जैसे जब टीजी बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तो हमें आइकोसापेंट फाइब्रेट्स ऐड करनी पड़ती है। और भी नए नए क्लासेस के ड्रग्स हैं, है ना, जैसे PCSK9 इनहिबिटर, लाइक एलिरोकुमैब, है ना, नायसिन, और इवन बाइल एसिड रेजिन, है ना। बहुत सी नई नई क्लासेस हैं, अब तो आ गई हैं नायसिन वगैरह, है ना। तो ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच, है ना।